नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बजट के बाद अब नीति आयोग की बैठक में भी एक बड़ा बवाल हो गया, जिसके कारण मोदी सरकार पर अब कौन सा खतरा मंडराएगा, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल पहला खतरा आया नीतीश कुमार की ओर से, क्योंकि वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। आपको जब पता है कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, केवल ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने आई थी। लेकिन एक और जहां नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ, वहीं ममता बनर्जी जो विपक्ष की एकमात्र मुख्यमंत्री हैं इस बैठक में शामिल होने वाली, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी को बैठक का बहिष्कार करके आना पड़ा। ममता बनर्जी बहुत नाराज है इस बार केंद्र सरकार से, खासकर पीएम मोदी से, क्योंकि उन्हें बार बार ये लग रहा है कि बीजेपी बंगाल के साथ बड़ा पक्षपात कर रही है, बंगाल की बातों को सुन नहीं रही है, बंगाल का एक तरीके से बायकॉट कर रही है। ये ममता बनर्जी का आरोप है। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये कहा है कि नीति आयोग की जगह पुराने योजना आयोग को ही आना चाहिए। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, क्या उनकी नाराजगी है, क्यों उनका माइक बंद किया गया? आज ममता बनर्जी जब बैठक में बोल रही थी, इस बीच उनका माइक बंद कर दिया गया। अभी तक तो हम यही देखते थे कि संसद में जब विपक्षी सांसद अपनी बात रखते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं और वो इस बात की शिकायत भी करते हैं। हालांकि ओम बिरला ये कह चुके हैं कि उनके पास माइक का बटन नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि नीति आयोग की बैठक में माइक का बटन किसके पास था? क्योंकि जब ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी, इस बीच 5 मिनट ही नहीं हुए थे कि उनका माइक बंद हो गया। और इस बात से बेहद नाराज ममता बनर्जी बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गई। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, एक बार इसको सुन लेते हैं। बंद कर ले सर। You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you अपना माइक बंद করে দিচ্ছেন। মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं, सब রিজিওনাল पार्टी का इंसल्ट है। दीदी আবারও নীতি আয়োগে বলছো না। तो ममता बनर्जी यहाँ इसे केवल बंगाल का अपमान नहीं बोल रही, बल्कि वो ये कह रही हैं कि ये सारे विपक्षी दलों का ही अपमान है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया है विपक्ष के अपमान का। और इधर नीतीश कुमार भी नाराज होकर शायद इसी वजह से नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए नीतीश कुमार, ये भी अब सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका कोई अभी तक आधिकारिक कारण नहीं दिया गया है। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। उनकी जगह बिहार के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे। आज भी दोनों उप मुख्यमंत्री ही पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार के ना पहुंचने से अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारने का मन बना लिया है, क्योंकि वो कब इधर से उधर हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने पीएम मोदी से ये वादा किया है कि अब हम इधर हैं तो इधर ही रहेंगे, उधर का नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर उधर का नहीं सोच रहे हैं नीतीश कुमार, तो फिर क्यों नहीं आए हैं वो इस बैठक में? इस बात पर और ममता बनर्जी की नाराजगी पर क्या सब इनका असर होगा, सियासी असर, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपुर जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। आपने देखा दीपक जी, ममता बनर्जी हालांकि उन्होंने थोड़ी बात बांग्ला में बोली, थोड़ी उन्होंने अंग्रेजी में बोली। बोलने का सार यही था कि जब वो अपनी बात रख रही थी मीटिंग में, तो इस बीच ही उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें 5 मिनट का ही वक्त दिया गया। हालांकि नीति आयोग का ये जो अधिकारियों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था और कोई माइक नहीं बंद किया गया, बल्कि सबको एक निर्धारित वक्त दिया गया है, उसी पर उनको बोलने दिया गया था। और ममता बनर्जी को चूंकि बंगाल वापस जल्दी लौटना था, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे क्योंकि अल्फाबेटिकली वहां पर नाम चल रहे हैं आकारादि क्रम से कि किस मुख्यमंत्री को पहले बोलने का नंबर मिले, तो इस लिहाज से ममता बनर्जी का जो नंबर आता था, वो क्रम आता था, वो लंच के बाद आता था। लेकिन उनको पहले अपनी बात रखनी थी, लौटना था, तो नीति आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनको पहले मौका दिया गया। लेकिन ये कैसा मौका दिया गया? क्योंकि ममता बनर्जी की शिकायत ये है कि जहां बाकी मुख्यमंत्रियों को 10 से 15 मिनट का वक्त दिया गया, मुझे केवल 5 मिनट का वक्त दिया गया। और आपको याद होगा इससे पहले बजट में भी ममता बनर्जी ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है, हमारी जरूरतों को नहीं सुना गया, हमें वो हिस्सा नहीं दिया गया जिसके हम हकदार हैं, जबकि हम भी उतना ही कर देते हैं केंद्र को। ममता बनर्जी अपनी इस नाराजगी के बावजूद पहुंची थी। और खास बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के जो 7 मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में नहीं शामिल हुए, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही आरोप लगा दिया था कि हमारे साथ, हमारे राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है,
केवल 2 राज्यों का ख्याल रखा गया है और ऐसे में हम इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने अपना विरोध पहले दर्ज करा दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैं विपक्ष की ओर से अकेली नेता थी जो यहां आई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और इसे वो अपना अपमान मानकर, पश्चिम बंगाल का और सारे विपक्ष का अपमान मानकर वो इस बैठक का बहिष्कार करके बाहर चली आई। दीपक जी, ये सारा जो खेल हुआ है, ममता बनर्जी पहले भी पश्चिम बंगाल में जब अखिलेश यादव अभी हाल ही में पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज ममता बनर्जी ने अपनी ये नाराजगी दिखाई, उधर नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सब सरकार के कमजोर होने, अस्थिर होने के संकेत हैं? तो मित्र जी देखिए, हम इसका जो राजनीतिक पक्ष है इस बैठक का और योजना आयोग या जिसको हम नीति आयोग कहते हैं, हम इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग की जिम्मेदारी ये थी कि भारत सरकार जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, पहले जो होता था वो तो 5-5 साल की एक तरह से वो हुआ करती थी, योजनाएं बनती थी, और इसके साथ ही विकास का जो एक लॉन्ग टर्म जिसको हम कहते हैं दीर्घकालीन तरीके से इसको कैसे असरकारक ढंग से राज्यों की ओर से, क्योंकि केंद्र अपने आप में तो कोई ऐसा एक अलग से सूबा नहीं होता, उसकी जो सारी के सारी जो जिसको हम कहते हैं संघवाद जो है वो अपनी योजनाओं को, विकास को जो है राज्यों के जरिए ही वो ये कर सकता है, जो उसकी केंद्र की जो नीति है। तो चाहे सरकार किसी की भी हो, जो कई बार कांग्रेस की होती है या इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन राज्यों में जरूरी नहीं कि आपकी ही पार्टी की सरकार हो हर जगह। ठीक है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन जब इसका उद्देश्य बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू की ये कल्पना थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए कि बहुत बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहां विकास का काम कैसे होता है, किस प्रकार से उसको नीचे के स्तर तक पहुंचाया जाता है, तो उन्होंने उसका मूल मंत्र ये पकड़ा था कि आप जो भी योजनाएं बनाते हैं उसमें आप राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास की जो योजनाएं हैं उनको परस्यू कीजिए और उसको लॉन्ग टर्म अवधि में अप्लाई कीजिए, ताकि विकास जो है जो केंद्र के द्वारा सोचा गया है उसके लिए बहुत आवश्यक था कि आपके पास सबसे पहले राज्यों के साथ आपका सामंजस्य हो, सौहार्द हो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार हो, जिसको ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार ये कोई लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा वाक्य नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन विकास जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी तरह की सरकारों की सहमति अपने आप बनती है, क्योंकि हर पार्टी यही कह के आती है कि हमें विकास करना है, व्यक्ति का विकास करना है। तो उस समय हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जब जनवरी 2050 में, चूंकि उस समय जो मोदी जो थे उन्हें ये लगता था कि नाम बदलने से ही सब कुछ हो जाता है, नाम बदलने से ही जो है, जैसे पंचवर्षीय योजना, अब पंचवर्षीय योजना जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, बहुत सारे विभागों के नाम बदल दिए गए। तो उसी क्रम में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। लेकिन देखिए, नीति आयोग कह देने मात्र से ऐसा कुछ नहीं कि आपका सारा का सारा काम जो है वो एकदम तेज हो जाएगा या बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नीति आयोग जब बना तो उसमें बहुत सारे उसके उद्देश्य जो है, कम से कम 15-20 उद्देश्य जो है, इतने उद्देश्य योजना आयोग की स्थापना के समय नहीं बताए गए थे, बहुत संक्षिप्त था उसका। लेकिन इसमें जैसा कहा गया कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास होना चाहिए वगैरह वगैरह, 15 जो है 15-20 बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों नीति आयोग बना रहे हैं। उस समय केंद्र सरकार ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसमें एक शब्द है सर्वमित्रा जी जो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था इस विकास के जरिए संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, वो मजबूत होगा। लेकिन आप देखिए कि अब फेडरलिज्म की क्या हाल है कि संघवाद जो है, संघीय ढांचा जो है वो हमारा चरमरा चुका है। एक तरह से केंद्र ही हावी है, केंद्र को लगता है कि हम जो कहते हैं सारे राज्यों को उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो भाषा की बात हो या उसकी कोई योजना हो, या चाहे कर्नाटक के अंदर जाकर वो गुजरात का दूध बेचना चाहते हैं, या वहां के जो बहुत सारे जो ट्रेवल एजेंट्स हैं वो गुजरात के आके उत्तर प्रदेश में काम करने लग जाते हैं। तो इससे संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ये जो व्यवसाय एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये केंद्र की शह पर जा रहे हैं और एक बहुत ही खराब नीयत से जा रहे हैं कि वहां जाइए, उस राज्य का सारा व्यवसाय, सारा विकास जो है वो अपनी जेब में डाल लीजिए। तो पिछले जब से नीति आयोग बना है तब से आप देखिए कि तमाम जो राज्य हैं उनकी स्थिति वाकई बहुत खराब है। उन्हें उनका ड्यू शेयर जो है वो अक्सर नहीं मिलता। सारे जो राज्य हैं उनकी अक्सर शिकायत रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो जहां जहां सरकारें हैं उन्हें तो कोई शिकायत नहीं है। होता यह है कि आपको अगर नीतिगत तरीके से
या एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत आपके पास पैसा आता है, योजनाएं आती हैं, कार्यक्रम आते हैं, तब तो आप अपने आप विकास कर लेते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो वो सारे के सारे राज्य प्रभावित होते हैं। नीति आयोग के साथ सबसे बड़ी इनकी दिक्कतें तमाम राज्यों की यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर तो नीति आयोग की और केंद्र सरकार की बहुत कृपा दृष्टि बनी होती है, उनके पैसे जल्दी रिलीज होते हैं। बहुत सारे विपक्षी राज्य ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो अटका हुआ है और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसके कारण जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो अभी जो है ये भी एकदम स्पष्ट रूप से तब दिखा जब बजट में आपने जो है सीधे सीधे उन दो राज्यों को बहुत ज्यादा पैसा दिया, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। के लोगों की आंखों में खटकेगा ही, किसी की भी आंखों में खटकेगा, राज्यों की आंखों में खटकेगा कि दो वो राज्य हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया है। उधर आंध्र प्रदेश में टीडीपी और इधर आपके जो बिहार में जो है जेडीयू, उन्होंने आपको समर्थन दिया तो आप उसके लिए पूरी की पूरी झोली जो है वो पूरी की पूरी आपने खजाना जो है वो खोल दिया। लेकिन वो राज्य क्या करें जिनके पास संसाधन बहुत कम है। अब जैसे बहुत सारे राज्य हैं, आप इन्हीं की बात कीजिए, अगर पश्चिम बंगाल में जाएं तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ी समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं, बाहर से आने वाले लोगों की भी समस्या है, उनकी बसाहट की समस्या है, वहां पर जो है बहुत अच्छा वहां पर विकास नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से जब से वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसका शासन जब से चल रहा है वहां अनेक तरह की समस्याएं हैं। आप याद कीजिए केरल अपने संसाधन पर किसी तरीके से कर रहा है, विकास कर रहा है। बहुत सारे राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार है, कांग्रेस जब सरकार थी यहाँ पे उससे भी यही शिकायत थी कि हमारा जीएसटी का बहुत सारा पैसा रुका हुआ है। तो जिस समय आप नीति आयोग भी अगर पक्षपात करने लगे तो फिर निश्चित रूप से लोगों का वहां जाने का, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं है। यह पहली बार है नीति आयोग के इतिहास में, बल्कि देश के इतिहास में, कि सीधे सीधे घोषणा करके और कारण बता के कि हम क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हैं। केंद्र को बताया जा रहा है, नीति आयोग को बताया जा रहा है। ऐसे में कैसे होगा? आप हमारे साथ पक्षपात करें, हमें पर्याप्त पैसा न दें, हमारी समस्याओं पे ध्यान न दें, तो आखिर इस नीति आयोग का, योजना आयोग जो भी कह लें, और जो आप विकास करना चाहते हैं वो विकास कैसे हो सकता है? आप संसाधन तो हमें देते नहीं है। और दूसरी बात, तो ममता बनर्जी जो आई है, ममता बनर्जी के प्रति तो इन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था कि चलिए आपने कम से कम हमारी लाज बचा दी कि पूरे विपक्ष इंडिया ब्लॉक से कम आप पहुंची हैं। बल्कि ममता बनर्जी को मीडिएटर के रूप में शामिल करना चाहिए था, कहना चाहिए था हम आपके साथ पक्षपात नहीं होने देंगे, आप अपने बाकी सहयोगियों को भी जो है उन्हें भी बताइए। लेकिन इसके लिए एक बहुत खुला मन चाहिए रहता है, उदार दृष्टिकोण चाहिए रहता है, जो नेहरू में था, अटल बिहारी वाजपेयी में भी था। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इस समय होते तो शायद लोगों को फोन करवाते, कहते कि नहीं नहीं आप बहिष्कार मत कीजिए, आप आइए, आपकी समस्याओं को हम सुनेंगे और दूर करेंगे। लेकिन जब तक ये उदार दृष्टि नहीं रहेगी, जब तक आप बाकी राज्यों को केवल ये मान के चलेंगे कि वो केवल आपकी जी हुजूरी करेंगे, तो माफ कीजिए ऐसा नहीं होता है। इन्हीं राज्यों ने आपको पराजित किया है। आप ख्याल रखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना चाहिए आखिर वहां विपक्ष की सरकारें क्यों है, क्योंकि आप वहां पर पराजित हुए हैं। आप में अगर थोड़ी भी पॉलिटिकल समझदारी होगी तो आप उन राज्यों को सहयोग कीजिए, वो सहयोग करेंगे, विकास होगा। और लोगों तक अगर ये बात पहुंचती है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पैसे से, नीति आयोग की मदद से हमारा विकास हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके वहां पर जो है पांव ठीक से जम जाए, हो सकता है कि आपको अगले चुनाव में जो है सफलता मिल जाए। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक समझ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव की उनकी प्रवृत्ति है। हर संस्थाओं में उन्होंने टकराव पैदा कर दिया है। जहां भी आप जाइए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे संसद के अंदर हो, तो वही लड़ाई जो है, टकराव की जो नीति है, नीति आयोग की नीति टकराव की अगर होगी तो विकास नहीं होगा। नीति आयोग का की नीति जो है वो सामंजस्य की होनी चाहिए, सौहार्द की होनी चाहिए। आखिरकार आप केंद्र में इसीलिए बैठे हैं कि जिन जिन राज्यों में विकास की गति थमी है, आप पता कीजिए वहां समस्याएं क्या हैं। वहां अगर संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप उनकी मदद कीजिए। लेकिन जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, संवादहीनता ही इस सरकार की सबसे बड़ी जो है कमजोरी है। संवाद, नीति आयोग इसलिए बना है कि आपस में बैठिए, बात कीजिए, आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो इसके कारण क्या है कि नीति आयोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के ही मुख्यमंत्री आए हैं तो वैसे ही इसके मीटिंग के बिना ही काम चल सकता था। आप सीधे सीधे उनकी जो मदद जो चाहिए उन्हें आप मदद कीजिए।
लेकिन जिस प्रकार से हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके ध्वस्त हुई हैं, उसी का परिणाम हम नीति आयोग में देख रहे हैं। और देखिए, देश का जो विकास है उसके लिए सबसे जिम्मेदार, सबसे महत्वपूर्ण संस्था अगर कोई है तो नीति आयोग है। इस समय प्रधानमंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष के लोगों से 1 to 1 बात करनी चाहिए। बताइए आपकी क्या समस्या है। इससे प्रधानमंत्री छोटे नहीं हो जाएंगे। नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नीति आयोग इनइफेक्टिव हो गया, आने वाले समय में लोगों ने आना ही इसमें बंद कर दिया, तो पूरे देश का विकास जो है वो प्रभावित होगा। तरुमित्रा जी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा मौका मिला था कि बजट के दौरान जो एक गतिरोध बना है विपक्ष के साथ, उसको वो दूर कर सकते थे इस नीति आयोग की बैठक में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज अचानक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी ये नाराजगी है और इसीलिए हम नहीं आएंगे। लेकिन हमने ये देखा है दीपक जी की ये सरकार जो है अहंकार में ज्यादा चलती है। जैसे निर्मला सीतारमण जब खड़गे जी बोल रहे थे राज्यसभा में और वो ये कह रहे थे, अपनी शिकायत रख रहे थे कि कर्नाटक को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को तो मिला लेकिन कर्नाटक को कुछ नहीं मिला, जैसा उन्होंने ये शिकायत की तमिलनाडु को नहीं मिला, केरल को नहीं मिला। तो फिर उन्होंने बोला निर्मला सीतारमण ने कि हम हर एक राज्य का नाम नहीं ले सकते। मतलब पता नहीं क्यों 29-30 नाम लेने में उनको कितनी तकलीफ हो जाती। क्या होता अगर उनके बजट में ये बता दिया जाता कि इस राज्य को स्पेसिफिकली वो बता सकती थी ताकि ये गतिरोध कम होता। लेकिन ऐसा करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा और जो विपक्ष की शिकायत है उसको भी एक तरीके से उसको इग्नोर किया, उसकी उपेक्षा की, क्योंकि वो नहीं चाहती है मतलब कि ठीक है अगर आपको हमसे नाराजगी है तो आप नाराज बने रहिए, हम सरकार में हैं तो हम सरकार में ही रहेंगे। ये एक गुमान सा है इस सरकार को और खासकर मोदी को भी, क्योंकि उन्होंने भी, मुझे नहीं लगता कि जो सबका साथ सबका विकास एक ये जो नारा है ये उनका लिखा हुआ है या उनका गढ़ा हुआ है। ये जिस भी व्यक्ति ने उनको दे दिया उन्होंने उसको केवल पढ़ दिया, बोल दिया, लेकिन इसमें वो यकीन बिल्कुल नहीं रखते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि डबल इंजन या ट्रिपल इंजन जैसी बातें लोकतंत्र में तो होनी नहीं चाहिए। जो संघवाद है, जो हमारा है कि केंद्र की सत्ता जो है वो बाकायदा सभी लोगों को, सारे राज्यों को बिल्कुल वो करेगी, एक जैसी समान दृष्टि से उसको लेकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसी वजह से राज्यों के साथ जो है टकराव बढ़ रहा है और जो विपक्षी यानी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें लगातार उपेक्षा हो रही है। और ऐसा नहीं कि उन दलों को कुछ नहीं मिल रहा है जिनकी सरकारें हैं, बल्कि वहां की जनता जो है वो इससे प्रभावित हो रही है। और मोदी जी को ये याद रखना चाहिए कि इस जनता में शायद जो विधानसभा में अगर उसने गैर बीजेपी दलों को वोट दिया है तो हो सकता है कि केंद्र जब आम चुनाव होते हैं तब उसने बीजेपी को वोट दिया हो। तो एक तरीके से तो वो ठगी गई जिसने मतलब प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया और उसे कुछ नहीं मिला। इधर अभी जो हमने बात की दीपक जी, जैसा आपने बताया योजना आयोग, तो योजना आयोग जो नेहरू जी ने बनाया था वो तो उसका लक्ष्य विकास और संघवाद को मजबूत करना था, लेकिन नीति आयोग जो है ये जो 2015 में मोदी ने बनाया, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इसका तो नाम ही, और इसको वो थिंक टैंक बोलते हैं। पता नहीं वो इंडिया को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और इस बार की जो बैठक थी इसका जो मेन एजेंडा था विकसित भारत 2047 का, मतलब एट 2047 ये उनका है कि विकसित भारत, वो 2047 की बात करना चाहते हैं। और उसमें ये था कि इसके लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। और नीति आयोग का ये कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। आज का पता नहीं, 2047 की बात जरूर हो रही है। जबकि इधर नीतीश कुमार की जो नाराजगी एक सामने आई, ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज है उससे समझ में आ रहा है, या जो 7 मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, सिद्धरामैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, पी. विजयन, हेमंत सोरेन, भगवत मान और अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी तो खैर जेल में हैं, उनकी ओर से कोई और नहीं आया, लेकिन बाकी ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं इन सब ने मतलब बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया है? क्योंकि जैसा ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि योजना आयोग को वापस लाओ, ये बात उन्होंने कल बोली थी। उन्होंने कहा था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था योजना आयोग का और इसको वापस लाना चाहिए, नीति आयोग को खत्म करना चाहिए। उधर मणिकम टैगोर हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी ये बताया कि इन सारे दलों ने, जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने जो बहिष्कार किया इस बैठक का, वो क्यों किया है और क्यों योजना आयोग को बदल दिया है मोदी सरकार ने। क्या कुछ कहा है मणिकम टैगोर ने, इसको सुन लेते हैं। How do you look at this?
It's the decisions of the chief ministers, elected chief ministers, because we know that Niti Aayog should have been a platform where the planning for the next 5 years happens. The planning commission work, they had substituted with Niti Aayog. Planning commission was doing a wonderful job, but they dismantled because it was created by Pandit Nehru. Therefore, RSS and Mr. Modi doesn't like Nehru, therefore they dismantled planning commission and they had created Niti Aayog. Niti Aayog, which has become only a coffee shop story. Therefore, the problem with them is that they are not able to understand the discrimination they are doing to the states which are not ruled by them. The discrimination towards Tamil Nadu, discrimination towards Kerala, discrimination towards Karnataka, discrimination towards Telangana, discrimination towards यहाँ पर मणिकम टैगोर ने एक जो बड़ी बात कही दीपक जी कि नेहरू जी का बनाया हुआ था और इसीलिए संघ और मोदी जो है वो इसको बदलना चाहते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने विशेष राज्य का जो दर्जा मांगा उसको मना कर दिया गया क्योंकि उसके क्राइटेरिया पर बिहार नहीं खरा उतरता, ये बता दिया, संसद में लिखित जवाब दिया कि हम नहीं करेंगे। जो विशेष पैकेज मांगा था वो भी नहीं दिया। जो कुछ दिया है उसमें भी ये शामिल कर लिया कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के जरिए ये सारे काम होंगे, जो सड़क बनाने के, हाईवे बनाने के, ये सारे काम जो है, मतलब इसमें बिहार सरकार को सीधे सीधे उनके हाथ में कुछ नहीं आना है। काम जो है वो एक तरह से केंद्र के अधीन ही होना है, या जो बहुपक्षीय विकास एजेंसियां, जिनका अभी नहीं मालूम कि कौन सी एजेंसियां हैं और किनको ये सारा काम मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी इन्हीं सारी वजहों से है या कोई और कारण है? क्योंकि अभी तक अगर आप नहीं शामिल होते हैं तो बता देते हैं, जैसे वो पीएम मोदी के वाराणसी नामांकन में शामिल नहीं हुए थे तो उन्होंने बता दिया था मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन अब उनके शामिल नहीं होने का क्या कारण है? और ये जो बात कही है मणिकम टैगोर ने, नेहरू जी के कारण जो संघ और मोदी ने नीति आयोग का गठन किया क्योंकि योजना आयोग नेहरू जी का बनाया है और इसलिए उनको बदलना था। आप कहां तक सहमत होते हैं इस बात से? देखिए, पहली जो बात है मैं उससे शुरू करूं, अगर नाम बदलने वाली, तो मैंने अपने पहले राउंड में बातचीत में यही कहा था कि मोदी जी को एक तरह से ऐसा लगता है कि नाम बदल देने से ही आप कहें कोई रिजल्ट मतलब आपको हासिल हो सकता है। मतलब शेक्सपियर को शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा जिन्होंने लिखा है कि नाम में क्या होता है, क्योंकि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो तो वैसे ही सुगंध देगा वो। लेकिन असली बात यह है कि देखिए, ये जो कहते हैं अभी जो नीति आयोग बना है इसमें कहा गया है कि 247 तक भारत को ट्रांसफॉर्म करना है। 2047 तक ये जितने मंत्री हैं, जितने प्रधानमंत्री जो भी इस समय हैं, इस सब जितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इनमें से कितने 2047 तक रहेंगे हम नहीं जानते। वैसे तो इन सबको दीर्घायु मिले, 2047 के 3047 तक रहेंगे, लेकिन हमें कम से कम 1947 का इतिहास तो कम से कम हमें मालूम है। 1947 के बाद लगभग 1 साल भारत को लग गया था अपने आप को संभालने में। आप याद कीजिए कि उस समय दंगे भी बहुत थे, बहुत बड़ी संख्या जो थी भारत में वो शरणार्थियों की थी, लोगों के विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या थी और पूरा का पूरा भारत जो है बेहद गरीबी से गुजर रहा था। और उस समय जो औसत आयु थी भारत के लोगों की वो केवल 27 या 28 साल की थी। गरीबी इतनी भयंकर थी, पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी। उस समय जो है केवल 1 साल के अंदर अंदर हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल की योजना बन गई। 1950 में 51 या 52 तक जो है भाखड़ा नंगल बांध बन के तैयार हो गया, हीराकुंड बांध बन के तैयार हो गया। बहुत सारी जो और इतने सारे विकास कार्यक्रम हुए। नेहरू जी जब अपने पहली यात्रा में अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले वहां वैज्ञानिकों से बात की, वहां के जो वायरोलॉजिस्ट थे, जो टीके हमारे देश में कैसे बने। आप याद कीजिए कि किस प्रकार से उस समय हर दूसरा आदमी बीमार रहता था, हर तीसरे आदमी को चेचक होती थी, हर चौथा व्यक्ति पोलियो से पीड़ित था। तो इन सबके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया गया। केवल 3 साल के अंदर अंदर योजना आयोग बन गया, उसके बाद ओएनजीसी का निर्माण हुआ और भारत जो है पेट्रोलियम और जो तेल की जो नीति है, पेट्रोलियम और गैस की नीति, उसको लेके 4 बड़ी उसने कंपनियां स्थापित की, जिसमें भारत पेट्रोलियम है और ये जो 4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे रिफाइनरीज तैयार की गई। मतलब आपके मानवीय व्यवहार के जितने भी क्षेत्र में उसमें नेहरू जी ने अथक जो है 17 साल तक इतना काम किया कि भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिसके बारे में चर्चिल ने कहा था कि अगर आपको आजादी मिले तो आप शायद लोगों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकेंगे।
और गांधी ने कहा था कि पहले आप देश को छोड़िए, हम अपनी समस्याओं से अपने आप निपट लेंगे। क्योंकि नेहरू हो या गांधी, उन्हें भारत की ताकत पर विश्वास था, उन्हें अपने वैज्ञानिक समझ पर विश्वास था। और उस समय हुआ ये वाकई, जिस समय से 20 साल के बाद उसी दौरान, ठीक है, 1962 का एक चीन के साथ युद्ध हुआ, लेकिन भारत कहीं भी रुका नहीं। उसके बाद आप याद कीजिए 1991 के आसपास जो है, जो नई आर्थिक नीति आई, वो आर्थिक नीति बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की गई। वो एक विदेशी नीति थी, लेकिन उस विदेशी को पूरा भारतीयकरण किया गया। उसमें कहां कहां हमारे अपने जो वैल्यूज हैं, हमारी अपनी जो इकोनॉमी सिस्टम है, वो डैमेज ना हो, उसका ध्यान रखा गया। और यही कारण था कि भारत में एक ऐसी इकोनॉमी बन गई जिसने 2, 3, 4 युद्धों को झेला। एक लंबे समय तक भारत में अकाल पड़ता रहा, आजाद भारत में भी अकाल पड़ता रहा। आप याद कीजिए, देशबंधु में हम लोग स्टोरी छापा करते थे, किस प्रकार से लोग पलायन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। इसके ऊपर देशबंधु की बहुत सारी स्टोरीज बड़ी चर्चित हुई थी हमारे अखबार की। पूरा देश उस समय बेहाल था, लेकिन एक ऐसी इकोनॉमी बनाकर गए नेहरू और यह योजना आयोग कि जिसके बल पर 2008 में पूरे दुनिया में जो एक बहुत बड़ी स्लो डाउन हुआ था, मंदी आई थी, उसको भी अकेला भारत झेल गया था। और डबल डिजिट में हमारी जो थी वो विकास की जो दर थी वो डबल डिजिट में बनी रही, 2 अंक की बनी रही, जबकि बड़े बड़े देश जो हैं, अमेरिका भी उसमें धाराशायी हो चुका था। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो एक तरह से पुनर्जीवित करना अपने आप को, वो केवल कह देने से नहीं होता, ये करके दिखाना होगा। तो योजना आयोग के उस डॉक्यूमेंट में कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा में भारत को फिर से खड़ा करना जो है, वो अपने आप निहित था। वो जो लोग पढ़ सकते थे उन्होंने उसे पढ़ लिया, उसके हिसाब से काम किए। बाकी भी जितने प्रधानमंत्री आए, यहां तक कि वो प्रधानमंत्री भी जो कांग्रेस के नहीं थे, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को और अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो कुल जमा मेरा यह कहना है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कह देने से आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते किसी देश को, भारत जैसे देश को, जहां विविधता है, जहां पर अलग अलग तरह के लोगों की जीवन शैलियां हैं, अलग अलग तरह के सूबे हैं। लेकिन इन सबको एक तरह से समाहित करने वाली योजना आयोग जो था हमारा, उसको आपने बदल के नीति आयोग किया। बड़े बड़े शब्द तो कर लिए, लेकिन आपने उसको एक टकराव का अड्डा बना दिया। तो इस प्रकार से योजना, जैसे पहले राउंड में भी कहा कि टकराव से विकास कभी नहीं हो सकता। आपको सबको साथ बैठना पड़ेगा, आपके वो विचार के हो चाहे न हो। वो दूसरे आइडियोलॉजी के हैं वो भी ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी के हैं तो भी ठीक है। दूसरी बात, मुझे नीतीश कुमार वाला जो हिस्सा है आपके सवाल का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने निर्णय से लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसा तो मिला है, लेकिन ये पैसा वैसा उनकी जेब में नहीं आया है जैसे बजट में बाकी जो मद होते हैं उसके थ्रू जो आपको मिलता है। जीएसटी का आपका शेयर जो है डायरेक्ट आपको मिलता है, बहुत सारी चीजों का पैसा किसी योजना के लिए आपको मिलता है, आपके डिस्पोजल पे रहता है कि आप उसको कैसे खर्च करें। लेकिन ये जो 15,000 जो आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं और 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ जो है जो बिहार को मिले हैं, इसमें यह फर्क है कि उसके ऊपर पूरी की पूरी जो निगरानी है और पूरी की पूरी जो अप्रूवल है वो सारा का सारा केंद्र के ही हाथ में रहेगा। जहां तक अमरावती की बात है तो उसमें आंध्र के जो चंद्रबाबू नायडू है उन्हें बहुत दिक्कत नहीं है कि वो काम कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसका पेमेंट होता जाएगा। लेकिन इसको जिस प्रकार से बिहार में जो नीतीश कुमार उस पैसे को शायद उपयोग में लाना चाहते होंगे, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं आया है। वहां वैसे भी बिहार में जो है खर्च करने की जो क्षमता है बड़ी कम है। मैं आपको बताऊं कि 2022-23 का जो बजट था, केंद्र की शिकायत भी है कि केंद्र का मिला जो पैसा है उसका 21%, 21% बिहार उसको खर्च ही नहीं कर सका। और ऐसे मदों में खर्च नहीं कर सका जिसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं, जैसे हेल्थ हुआ, सड़क हुआ, शिक्षा हुआ, उसमें वो दिया हुआ पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहा है। तो केंद्र ने तो इस चीज को नोट किया होगा कि जब आप पहले ही दिए गए पैसे को ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इतना पैसा देने का फायदा क्या है। इसलिए उसके ऊपर एक चेक रखा होगा केंद्र ने, मेरा ऐसा अनुमान है, बाकी मैं वहां तक मेरी पहुंच नहीं है डॉक्यूमेंट्स तक कि क्या ये हुआ होगा या किस प्रकार से सोचा होगा। तो नीतीश कुमार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर फंस गए हैं। कारण यह है कि आपके हाथ में पैसा मतलब वैसे ही है कि पैसा जो है केवल पासबुक पे है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है।
तो जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, आप और हम सब जानते हैं कि पैसों की क्या अहमियत है। बिना पैसे के ये चुनाव आज नहीं लड़े जा सकते, सब जानते हैं, ये कोई खुला सच है, मैं कोई इसमें बहुत बड़ी कोई रहस्यमय चीज नहीं बता रहा हूं। तो दूसरी बात कि जिस प्रकार से ठीक चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल के एनडीए का साथ पकड़ा है, तो उसी में उनकी इतनी भद्द पिट चुकी है। फिलहाल लोकसभा तो उन्होंने क्लियर कर लिया, लोकसभा में अच्छी उन्हें सीटें भी मिल गई, अभी उनका ठीक है, उनके ऊपर सरकार टिकी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार को बीच बीच में अपनी ताकत को दिखाए रहने की भी जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीच बीच में बता देते हैं कि मैं विरोध भी कर सकता हूं। अब देखिए, जब वो कारण बताएंगे, खुलासा होगा, तो हम इसके ऊपर और चर्चा कर सकेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अगर एक मुख्यमंत्री को नहीं जा रहा है अपने जो बैठक में नीति आयोग के, तो उसे पहले से घोषित करना चाहिए था। जिस प्रकार से बाकी मुख्यमंत्री ने बताया, स्टैलिन ने सबसे पहले बता दिया था कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हुआ, ऐसा लग रहा है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने बताया। ममता बनर्जी तो बता के गई थी कि मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगी, उन्हें सुनाने जा रही हूं, और उन्होंने सुनाया। दूसरी बात, माइक बंद करने का, इसका मतलब है कि माइक बंद करने का जो सिस्टम है वो पूरे देश में सभी जगह, मतलब सभी तरह की संस्थाओं में ये चलन जो है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको बात सुननी पड़ेगी। आप अगर नीति आयोग की बैठक के अंदर किसी का माइक बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जाके नहीं बता सकता। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया है, हमारे जैसे लोग हैं, दूसरे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ममता बनर्जी जो है वो अपनी बात कह सकती हैं। तो माइक बंद करने का कोई मतलब नहीं है। अब वैसे भी माइक बंद होता है, ये बात तो निर्मला सीतारमण जी भी स्वीकार कर चुकी है। उस दिन लोकसभा में जब उनका माइक बंद हुआ तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, केवल विपक्ष का नहीं, हमारा भी माइक बंद होता है। मतलब एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, माइक बंद किया जाता है। तो माइक बंद करके आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। बेहतर है विपक्ष को बोलने दीजिए, बल्कि विपक्ष को ज्यादा बोलने दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके नीति आयोग के कामकाज में क्या कमी है, आप कैसे सबको जोड़ के रख सकते हैं। मैं अंतिम यही बात कहूंगा कि टकराव या माइक बंद करके कहीं भी कोई भी संस्था या कोई भी प्लेटफॉर्म है उसमें आपका काम नहीं हो सकता। आपको अगर देश का वाकई विकास करना है तो आपको लोगों को मुक्त कंठ से बोलने की इजाजत देनी चाहिए और अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसी के लिए सारी संस्थाएं बनी है। संसद भी इसी काम के लिए है, नीति आयोग भी इसी काम के लिए। तरुमित्रा जी। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में असहमति के लिए जो स्थान बना हुआ है, अगर उस स्थान को ही खाली करने की या उसको मतलब उस स्थान की जगह आप अपनी मनमर्जी थोपने की अगर कोशिश करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए इससे घातक बात और कोई नहीं हो सकती। और इधर ममता बनर्जी की नाराजगी और इधर नीतीश कुमार का ना पहुंचना ये बता रहा है कि मोदी सरकार के कामकाज में या उसके रवैये में कहीं कोई बड़ा खोट है, जिस वजह से राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह से नाराजगी दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि इतनी जब सीटें कम हो गई हैं बीजेपी की, तो शायद अब मोदी को ये सोचना चाहिए कि आखिर उनकी शैली में कहाँ कौन सी चूक हो रही है। 10 साल तो उन्होंने निकाल लिए सत्ता के, लेकिन आगे के अभी जो 5 साल बचे हैं इसको वो किस तरह से कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इधर विधानसभा चुनाव में भी अब कोई बहुत अच्छा हाल नहीं दिख रहा है। कल हम लोगों ने जो हरियाणा का एक ओपिनियन पोल दिया था उसमें दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। इधर अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है, यानी इंडिया ब्लॉक जो है वो ज्यादा मजबूत दिख रहा है। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और इधर अभी नीतीश कुमार अगर इस बीच फिर से पलटी मार लेते हैं तो ये फिर देखना दिलचस्प होगा कि वहां बीजेपी का क्या होगा और खुद नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि बिहार की जनता बार बार उन पर अगर भरोसा करके और ये देखेगी कि आज वो इसके साथी होते हैं, कल उसके साथी होते हैं, तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता जो है वो खुद दांव पर लगा रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव नहीं है दीपक जी, लेकिन जो चुनाव पिछले बार हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उसको फिर भी सत्ता नहीं मिल पाई थी। ममता बनर्जी के आगे वो पस्त हो गई थी। लेकिन अब इधर बिहार में एक और घातक खेल खेलने की तैयारी में है बीजेपी, क्योंकि अभी संसद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें एक प्रेजेंटेशन सौंपा है जिसमें उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समानताओं पर प्रकाश डाला गया और मैंने उनसे अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल के एक हिस्से उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल कर लिया जाए। यहाँ वो बंगाल का एक तरह से विभाजन की बात कर रहे हैं।
उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री उचित समय पर इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल किया जाता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उससे मिलेगा, इससे और विकास होगा। और उन्होंने अपने ओर से ये भी जोड़ दिया कि मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को इससे कोई आपत्ति होगी और वो सहयोग करेगी, ये भी उन्होंने कह दिया। इधर झारखंड के जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने भी संसद में प्रस्ताव दिया है कि बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ये जो सारा खेल है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, बंगाल में बाद में चुनाव होंगे, लेकिन ये जो अभी फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात, जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर रातों रात जो है उसका बंटवारा हो गया और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित बन गया, इसी तरीके से अभी ये जो हम देख रहे हैं अब, क्योंकि पिछले बार यानी 2021 के जो चुनाव थे उसमें 294 जो पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं उसमें से बीजेपी 77 सीटों पर आई थी। लेकिन अब उसको ये लग रहा है कि अगर हम इस तरह से बात करेंगे और नॉर्थ बंगाल को अलग करने की बात करेंगे तो शायद इससे वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि अलगाववाद की जब बातें करते हैं तो आप कुछ लोगों की सहानुभूति बटोर लेते हैं और आपको वोट हासिल करने में सहायता मिलती है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव का बिल्कुल विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि बंगाल आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक नाकेबंदी का सामना कर रहा है, जबकि मंत्री और बीजेपी के जो नेता हैं वो राज्य को विभाजित करने की साजिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बंगाल को विभाजित करने का मतलब है हमारे देश को विभाजित करना, ये उन्होंने बात कही है। दीपक जी, इस चीज से आपको क्या लगता है? एक समय में अंग्रेज जो उन्होंने बंग भंग की कोशिश जो की थी 1905 की, उसमें बुरी तरह से मतलब उनको मतलब भारत की जनता ने जवाब दे दिया था। अब एक बार फिर से ये जो मोदी सरकार, क्योंकि अभी तक 10 सालों में कभी बात नहीं उठी कि पश्चिम बंगाल को इस तरीके से वो किया जाए, उसका विभाजन किया जाए, संसद में इस तरह का कभी कोई बयान नहीं दिया गया। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अब क्या राज्यों के विभाजन की बातें और इस तरह की बातों को भी बढ़ावा देगी? क्या लगता है आपको, क्या इससे बीजेपी को जनता उसका साथ देगी इस बीजेपी के इस बात का? क्योंकि ममता बनर्जी तो इसको सीधे सीधे साजिश करार दे रही हैं। ये निश्चित रूप से जैसा आपने बताया, हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ये ख्याल कभी भी नहीं आया। तो उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मान के चल रही है कि ममता बनर्जी के आगे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो किया यही जा सकता है कि उनके राज्य को जो है वो विभाजित किया जाए, छोटा कर दिया जाए, और हो सकता है कि दूसरा हिस्सा जो बने, उत्तर बंगाल का जो हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट से आगे जाके जो मिलता है, मेरे ख्याल से उसमें दार्जिलिंग वगैरह भी सब आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे शायद नक्सलबाड़ी वगैरह भी उसमें आना चाहिए। तो ये सारा जो इलाका है वो उसका स्वरूप हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से अगर आप भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए ही आप अगर करने जाएं, जैसे आप उत्तराखंड जाइए तो उत्तराखंड का कुछ हिस्सा तो मैदानी है, तो आप क्या इसलिए आप उसको नहीं मानेंगे कि उत्तराखंड का पार्ट है? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे देश जो है, प्रांत तो एक तरह से विभाजित होंगे ही होंगे, देश का बड़ा इसमें नुकसान होता है। ये जो बहुत क्षुद्र उपाय हैं आप अपने एक प्रकार से चुनाव जीतने के लिए करना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन वहां तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इसको भी करना चाहिए, क्या नाम, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है उसको अलग कर देना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश में जाइए तो उसमें बघेलखंड की बात चल रही है। उसके बाद आप और बहुत सारे ऐसे आपको राज्य मिल जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में आप जाइए तो पृथक विदर्भ की मांग लंबे समय से चल रही है। आप याद कीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्यों को आप तोड़ते जाएंगे, सब कुछ लोग सहन करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप याद कीजिए जिस समय तेलंगाना अलग हुआ था, उस समय उस लोगों की प्रतिक्रिया कैसे हुई थी। आपको अगर, ठीक है, हम मानते हैं कि आपका सुझाव है, आपको सुझाव देने का हक है, लेकिन पहली बात यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य अगर विकास है तो आप उसको समझाइए किस प्रकार से उद्देश्य है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति को सुझाव देने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपका उद्देश्य किसी भी प्रकार से लोगों के बीच मनमुटाव पैदा करने का या देश को विभाजित करने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत खराब प्रतिक्रिया जाएगी, और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी जाएगी। जैसे आपने 1905 का जो जिक्र किया, बंग भंग आंदोलन जो था, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से, इस तरीके से आप किसी की सरकार को गिराना या कमजोर करना चाहते हैं, राज्य को विभाजित करना चाहते हैं, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप तो अखंड भारत की कल्पना करते हैं, जहां
पता नहीं भारत के बाहर के भी बहुत सारे जो देश हैं उसको भी अपने में शामिल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप अपने ही देश को अगर इस प्रकार से अनावश्यक आधारों पर अगर आप टुकड़े करना चाहें तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन अब आप देखिए इसको लेके आगे क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी उसके लेके क्या सोचते हैं और उसकी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में क्या होगी। लेकिन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल एक बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का प्रदेश है। वहां इतने आसानी से जो है वो सारा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा और आपने कर दिया। तो ये बात थोड़ा आगे और बढ़े तब हो सकता है कि इसके ऊपर हम चर्चा करने के लायक और हो सकेंगे कि इसके क्या और बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या क्या इसके और आयाम हैं। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात मैं नहीं मानता कि आप केवल चुनाव जीतने के लिए या किसी पार्टी का वर्चस्व कायम करने के लिए या किसी पार्टी का वर्चस्व गिराने के लिए राज्य को फिर से विभाजित करने की बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद जनता जो है वो स्वीकार नहीं करेगी और राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा विरोध होगा। और केवल ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से नहीं होगा, बाकी के भी वहां राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, उनका भी विरोध हो सकता है। सौमित्रा जी। जी बिल्कुल, राज्यों का विभाजन पहले भी हुआ है, कभी भाषा के आधार पर भी हुआ या भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे हमने देखा कि बस्तर के जो आदिवासी को उसको भोपाल तक जाना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा काम होता था। तो ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ, लेकिन इस अलग होने में नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। लेकिन बाकायदा उसका एक विजन होता है कि आखिर इसके जरिए आप हासिल क्या करना चाहते हैं। और जहां तक सुकांत मजुमदार की बात है, जो उन्होंने कहा कि वो विकास की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि समानता है, तो विविधता तो इस देश की जो है खासियत है। अगर आप समानता के आधार पर ये करने लगे तो फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। और अगर केवल विकास की बात अगर लेकर चल रहे हैं और इसीलिए आपको बंगाल का और झारखंड का विभाजन करवाने की बात हो रही है, तो फिर सवाल ये है कि अगर वो पश्चिम बंगाल के हिस्सा रहते हुए भी अगर वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है तो अलग करके आप उसमें क्या कमाल कर दिखाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी तो अभी से ये आरोप लगा ही रही हैं और आज की जो उनकी नाराजगी वो इसी बात को लेकर के थी कि मैं पहले ही नाराज थी कि बंगाल को लेकर जितनी मांगे मैंने की थी और जितना हम देते हैं उसके बदले में हमको नहीं मिलता, और अपना ये विरोध दर्ज कराने में आ जा रही हूँ बैठक में, और बैठक के बाद भी मुझे नहीं बोलने दिया गया। ये शिकायत रही ममता बनर्जी की और इसी नाराजगी को लेकर वो लौटी है पश्चिम बंगाल। तो अब ये देखना होगा कि आगे इंडिया गठबंधन जो है ये ममता बनर्जी के अपमान, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि विपक्षी दलों का अपमान है, इस अपमान पर किस तरह से बीजेपी को घेरेगा जो इंडिया ब्लॉक, ये देखने वाली बात होगी। और इधर नीतीश कुमार ने जो अभी तक तो कोई कारण, इस चर्चा के होते तक तो हमें नहीं कोई कारण मिला है कि नीतीश कुमार ने बताया हो कि मैं इस वजह से शामिल नहीं हुआ। लेकिन अगर उनका ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के वक्त पे उन्होंने मोदी जी को याद दिला दिया था कि ये आपके वक्त का नहीं, ये बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने बता दिया था कि ये सारा काम, इसका क्रेडिट आप अकेले नहीं ले सकते, ये बहुत पहले से काम हो रहा है। आज वो इस तरह से बैठक में शामिल नहीं हुए, बीच बीच में वो और अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। तो अब देखना होगा कि एक और इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर नीतीश कुमार यानी जो इस समय एनडीए के साथी हैं, अगर वो भी अलग हो गए तो मोदी सरकार किस तरह से इन दो चुनौतियों का सामना कर पाएगी। दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए, और धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।